प्रिय विद्यार्थियों, 12th क्लास के यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी के 7वें वीडियो लेक्चर में हमने बताया था विद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों, एक अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का तरीका बताया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने प्राप्त किया था। और आज तीसरी स्थिति अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पी आर थीटा पर पी आर थीटा यहाँ पर बिंदु ए लिखे हैं, इसलिए ए आर थीटा पर किसी बिंदु ए आर थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। तो हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है P इक्वल टू कितना, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P इक्वल टू Q इंटू 2 है ना। और इसकी दिशा होती है माइनस Q से प्लस Q की। ये P की दिशा है माइनस Q से प्लस Q की। अब इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O और O से R दूरी पर, ये देख रहे हैं R दूरी पर बिंदु A है, R दूरी पर ये बिंदु A है और द्विध्रुव से थीटा कोण पर R दूरी और थीटा कोण पर यह बिंदु A है और यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यही ना। तो हम द्विध्रुव की दो स्थितियाँ लेते हैं। एक स्थिति ले रहे हैं हम R की दिशा में, ऐसा द्विध्रुव है ना, ऐसे ले रहे हैं। तो जिधर कोण होता है उधर घटक लेना होता है किसी सदिश राशि का, तो कॉस हो गया। तो इधर द्विध्रुव आघूर्ण का घटक हो गया P cos थीटा और इसके लंबवत दिशा में R के लंबवत दिशा में ऐसे घटक हो जाएगा P sin थीटा, ठीक है। और हम विद्युत द्विध्रुव की इन दो स्थिति R की दिशा में पहली स्थिति हो गया और इस स्थिति में इसका आवेश हम Q1 डैश और Q1 माइनस Q1 डैश और प्लस Q1 डैश ले रहे हैं और इसके लंबवत स्थिति में आवेश ले रहे हैं माइनस Q2 डैश और प्लस Q2 डैश, ठीक है। तो दो स्थितियां हैं और इन दोनों स्थितियों में द्विध्रुव आघूर्ण है P cos थीटा और P sin थीटा क्रमशः, है ना। तो हम बारी बारी से इन दोनों स्थितियों के कारण ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मालूम करेंगे। तो पहले हम P cos थीटा के कारण देखते हैं। P cos थीटा के अक्षीय स्थिति में बिंदु A है ना, और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। तो देखिए माइनस Q1 डैश यहाँ, माइनस Q प्लस Q2 डैश प्लस Q1 डैश यहाँ पर है। तो माइनस Q1 डैश से प्लस Q1 डैश इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और इसके लंबवत दिशा में जो द्विध्रुव आघूर्ण है P sin थीटा है ना, उसके कारण ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो इस द्विध्रुव जिसमें आवेश है माइनस Q2 डैश और प्लस Q2 डैश, इसके लंबवत दिशा में है बिंदु A अर्थात इसके निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है प्लस Q से माइनस Q। तो प्लस Q2 डैश यहाँ पर है, माइनस Q2 डैश यहाँ पर है। तो प्लस Q2 डैश से माइनस Q2 डैश की ओर यहाँ पर देखते हैं ऐसे, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे। और याद होगा आप लोगों को कि हम निरक्षीय स्थिति जब बता रहे थे तो उस समय बताए थे कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होता है वह अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण का आधा होता है, अर्थात E इक्वेटोरियल इक्वल टू E एक्सियल बाई 2, मतलब अक्षीय स्थिति का आधा होता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो इसका जितना हम लंबाई लिए हैं उसका आधा लंबाई ही हम यहाँ पर लेंगे, परिमाण को आधा दिखाने के लिए, है ना। आधा लंबाई लेंगे, ये हो गया E2 और अब ये दो सदिश E1 और E2, इन दोनों का परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए हम एक समानांतर चतुर्भुज की रचना कर रहे हैं। और इस समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है
वही परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएगा। और यहाँ पर हम कोण ले रहे हैं अल्फा, ठीक है। अर्थात E1 से अल्फा कोण पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। अब हम देख रहे हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है P, उसको तो दो भागों में हमने बांट दिया, P cos थीटा और P sin थीटा में। तो P cos थीटा के कारण कितना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले इसको देख लेते हैं। P cos थीटा के कारण ए बिंदु पर तो P cos थीटा के कारण ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P cos थीटा के कारण ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E1 इक्वल टू, तो अक्षीय स्थिति में सूत्र होता है EAX इक्वल टू 1/4πε0 2p बाई r, 1/4πε0 2p/r। तो यहाँ पर P के जगह पर क्या है? P cos थीटा है, तो 2p/r कितने है? 2p cos थीटा बाई r क्यूब, 1/4πε0 2p cos थीटा बाई r क्यूब। और इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा होगी, देख रहे हैं E1 की दिशा O से A along OA। और P sin थीटा के कारण कितना हो जाएगा? P sin थीटा के कारण A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा? E2 इक्वल टू, तो देखिए P sin थीटा के लंबवत दिशा में है ना, तो निरक्षीय स्थिति में सूत्र होता है E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4πε0 p/r। तो यहाँ p/r क्यों नहीं? P के जगह पर P sin थीटा है ना, तो हम लिखेंगे 1/4πε0 P के जगह पर P sin थीटा बाई r क्यूब। और इसकी दिशा हो जाएगी OP के लंबवत, है ना। अतः A बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E1 और E2 दोनों एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा √E1² प्लस E2²। वैल्यू पुट कर देते हैं और E इक्वल टू E1 का वैल्यू 1/4πε0 2p cos थीटा बाई r क्यूब इसका और E2 का वैल्यू 1/4πε0 p sin थीटा बाई r इसका तो ये वैल्यू हम यहाँ से रखे हैं, E1 का वैल्यू यहाँ से और E2 का वैल्यू यहाँ से, है ना, रख दिए। अब इसमें क्या क्या कॉमन है उसको देख लीजिए। 1/4πε0 दोनों में है, P दोनों में है और R क्यूब दोनों में है।
ये हम अलग निकाल ले रहे हैं स्क्वायर, इतना का स्क्वायर अलग निकाल ले रहे हैं। बच गया यहाँ 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर बच गया, और यहाँ साइन थीटा बच जाएगा, इसका स्क्वायर। अंडर रूट है तो अंडर रूट दे दिए। अब देख सकते हैं कि 1/4πε0 p/r3 ये जो है कि नहीं, इसका स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, तो E = 1/4πε0 p/r3 बाहर निकल गया। अब यहाँ बच गया अंडर रूट में 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4πε0 p/r3 और अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको 2 भाग में हमने तोड़ दिए, cos स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा में, और बाकी ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको हमने लिख दिया। और इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4πε0 p/r3 अंडर रूट में कितना बच गया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया E का वैल्यू। अब हम अक्षीय स्थिति में देखें, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अक्षीय स्थिति में ये समीकरण 1 है, और अक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में थीटा = 0, तो थीटा के जगह पर 0 रखें, तो E अक्षीय स्थिति में कितना हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री रखेंगे, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, है ना। तो हम E अक्षीय स्थिति में E एक्सियल = यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, E एक्सियल = 1/4πε0 p/r3 रूट में 3 cos 0 डिग्री रखेंगे, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा टोटल मिलाकर 1/4πε0 p/r3, और यहाँ पर 3 × 1 3 प्लस 1 है तो 1 रखते रहे, 3 और 1 4 हो गया, और 4 का अंडर रूट 2। कहने का मतलब ये है कि E एक्सियल = हो जाएगा कितना, 1/4πε0 और 4 का अंडर रूट 2p/r3, है ना। तो ये हो गया अक्षीय स्थिति में, और यही फार्मूला आया हुआ था हम लोग का अक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति की अगर हम बात करें, निरक्षीय स्थिति में थीटा = 90 डिग्री हम लेते हैं, 90 डिग्री, और ऐसे स्थिति में 90 डिग्री की स्थिति में क्या करेंगे, उसी फार्मूला में समीकरण 1 में, है ना। समीकरण 1 में थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखिए, तो 90 डिग्री रखने पर क्या होता है देखते हैं। तो 90 डिग्री रख रहे हैं तो E इक्वेटोरियल = 1/4πε0 p/r3, इतना तो कन्फर्म है। अब रह गया रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस
1 है तो 1 लिख दे रहे हैं, और ई इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय स्थिति में ई का वैल्यू हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r3, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो 3 × 0 0 हो गया, एक बच गया, एक का अंदर रूट एक ही रहता है। तो ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही आया था केस 2 में, और ये जो अक्षीय स्थिति में आया है ये केस 1 में आया हुआ था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/r3, है ना। तो अगर ये एक फार्मूला याद है, इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसमें 0 डिग्री रखेंगे तो अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र प्राप्त हो जाएगा, और 90 डिग्री रखेंगे तो निरक्षीय स्थिति के लिए सूत्र प्राप्त हो जाएगा, है ना। और अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का समरूप विद्युत क्षेत्र अर्थात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले बल अर्थात फोर्स एवं बल आघूर्ण अर्थात टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करना है ना। तो इसके लिए हम लोग एक समरूप विद्युत क्षेत्र कैपिटल E ले लिए, और हम बताए थे इससे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की विशेषता में हम बताए हुए थे कि समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो देखिए ये सभी जितने भी क्षेत्र रेखाएं हैं सब के सब एक दूसरे के समानांतर है ना, और इसका परिमाण कितना है विद्युत क्षेत्र का कैपिटल E है, और इसमें हम एक विद्युत द्विध्रुव रखते हैं जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है P = Q × 2L, अर्थात इस विद्युत द्विध्रुव के दो जो आवेश हैं वो है -Q और +Q। विद्युत द्विध्रुव का नाम हमने रख दिया AB, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2L, द्विध्रुव की लंबाई है 2L, और इसे रखा गया है थीटा, है ना। यहाँ पर थीटा कोण पर रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि धन आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले याद कीजिए E = F/Q था, बल बटा आवेश, F = क्या हो गया Q × E। तो धन आवेश पर जो विद्युत बल लगता है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो ये हो गया F = Q × E, ठीक है। और ऋण आवेश पर उतना ही बल लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अर्थात ये हो जाएगा Q × E, लेकिन ये विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो कुल बल जो है कि नहीं कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल बल द्विध्रुव पर कुल बल कितना हो जाएगा, द्विध्रुव पर कुल बल F = कितना हो जाएगा QE, दाईं ओर है तो इसको प्लस में लेते हैं, और ये जो है कि नहीं बाईं ओर है QE तो इसको माइनस में ले रहे हैं जी। तो देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल 0 शून्य। ये प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में एक आध साथ आया भी हुआ है बिहार बोर्ड में, है ना, कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना होता है, तो 0 होता है। अब रह गया कि बल तो 0 होता है लेकिन बल आघूर्ण कितना होता है। एक बात यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर दो बराबर परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, एक QE बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और दूसरा QE बल जो है कि नहीं विपरीत दिशा में लग रहा है। मतलब दो बराबर परिमाण के बल अलग अलग बिंदुओं पर किसी वस्तु पर लगते हैं तो क्या कहलाते हैं, बल युग्म कहते हैं। और बल युग्म जो है कि नहीं आघूर्ण पैदा करता है किसी वस्तु में, उसमें घूमने की प्रवृत्ति पैदा करता है ना। तो बल आघूर्ण कितना होगा ये हम लोगों को मालूम करना है। हम यहाँ पर BC लंब AC डाल रहे हैं, BC लंब AC डाल रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा
कोण हो जाएगा थीटा, है ना। तो यहाँ पर हम इस कोण को ले रहे हैं। थीटा जो कोण है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण है। यह हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और यह है विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। हम यहाँ पर थीटा को लिख दे रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि 12 का घटक जो है इधर BC की दिशा में कितना है, जिधर कोण है उधर तो कॉस हो जाएगा 12 cos थीटा, मतलब AC = 12 cos थीटा, लेकिन BC कितना हो जाएगा तो 12 sin थीटा हो जाएगा, है ना। BC = 12 sin थीटा। तो अब हम देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण को P से सूचित करते हैं। P = कितना हो जाएगा, है ना। तो P = हो जाएगा बल गुना दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी, है ना। तो दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी, बल हो गया QE और लांबिक दूरी कितनी हो जाएगी तो 12 sin थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q × 12 × E sin थीटा = Q × 12 को P लिखते हैं। ये बलाघूर्ण है टाउ, बलाघूर्ण टाउ इसका, तो Q × 12 को P लिखते हैं PE sin थीटा, है ना। मतलब बलाघूर्ण टाउ = हो गया PE sin थीटा। ये बलाघूर्ण का परिमाण है ना। लेकिन अगर इसे हम सदिश रूप में लिखते हैं, सदिश रूप में तो टाउ = कितना हो जाएगा, सदिश के रूप में लिखते हैं तो सदिश P और सदिश E, क्या कि AB sin थीटा = A × B होता है, तो PE sin थीटा = P × E हो जाएगा। तो यह सदिश रूप में हो गया, है ना। अब सवाल उठता है कि अक्ष मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर द्विध्रुव रहेगा तो थीटा को 0 कर देंगे। अगर क्वेश्चन आए कि विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाए या उसके विपरीत दिशा में रखा जाए तो थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री अगर है तो भी 0, 180 डिग्री है तो भी 0, साइन का वैल्यू तो बलाघूर्ण शून्य है ना। लेकिन अगर विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखा गया है तो वैसी स्थिति में थीटा 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, अर्थात टाउ = PE होगा, है ना। इसके अलावे जरा सा फिर से विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु PR थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, तो उसमें आप फिर से देख सकते हैं एक चीज, ये था द्विध्रुव +Q -Q यहाँ रखा हुआ था, है ना। हम यहाँ से बता दे रहे हैं, ये था +Q, यहाँ -Q, और इस तरह से हम फिगर बनाए थे। यहाँ पर बिंदु O था, ये था E1, है ना, और ये था E2, और दोनों का परिणामी हम लोग लिए हुए थे ऐसे समरूप ये बनाए थे समानांतर चतुर्भुज, और इसका जो विकर्ण था वो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और यहाँ अल्फा कोण दिए थे, है ना। तो tan अल्फा हम निकाल करके देख सकते हैं। इसमें tan अल्फा = कितना आ जाएगा, tan अल्फा = लंब बटा आधा, ये लंब हो गया, लंब किसके बराबर, E2 के बराबर, और आधार E1 के बराबर, E2 बटा E1, और E2 कितना था, E2 = था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P sin थीटा बाई R, यही ना था। और E1 ना है, हाँ, E1 = आया हुआ था कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P cos थीटा बाई
आएगा। तो देख सकते हैं इसमें बाकी सब तो कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी कट जाएगा, है ना, r³ कट जाएगा, बच गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया और 1/2 बच गया। तो 1/2 टेन थीटा, तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना बच गया, 1/2 टेन थीटा बच गया, है ना। तो ये टेन अल्फा का वैल्यू है, या फिर ई पता है हमको, E1 और E2 मालूम करना है, तो ई कॉस अल्फा कर देंगे तो E1 हो जाएगा, और ई साइन अल्फा कर देंगे तो E2 हो जाएगा। मतलब E1 इक्वल टू ई कॉस अल्फा और E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई साइन अल्फा। तो ये न्यूमेरिकल में उपयोगी साबित हो सकता है ना। तो इस तरह से अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे कि आवेश के क्वांटमीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल्स हम बताए हुए हैं क्लास के दौरान ही, लेकिन उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हुए उसका न्यूमेरिकल हम नहीं बताए। तो अगले वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और किसी बिंदु AR θ पर, तो इन सब पर आधारित न्यूमेरिकल पहले हम बताएंगे, फिर उसके बाद थ्योरी को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।